नमस्कार। हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल जिसमें मैं कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस किया करता हूं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें, और यदि पसंद आए तो इस पे लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों को भी इसके के साथ भी इसको शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब जिन्होंने किया है उन्होंने यदि अ, घंटी का बटन नहीं दबाया तो उसको भी जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते सके। तो आज रविवार है तो रविवार में एक विशेष बात करूंगा, लेकिन बात की शुरुआत दिल्ली के चुनाव से ही होगी, क्योंकि दिल्ली में भी हाल ही में एक खबर आई है कि 8 पूर्व या वर्तमान विधायकों ने, जो कि करंट विधानसभा में चुन के आए थे 2020 में आम आदमी पार्टी के, उन्होंने पहले खबर आई थी कि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर और उसके कारण सोशल मीडिया पे बताए थे, और फिर उसके बाद अ, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली बहुत ही भव्य तरीके से। जो पांडा हैं सांसद उड़ीसा से बीजेपी के, जो पहले बीजेडी में हुआ करते थे, उनकी उपस्थिति में उनको बीजेपी ज्वाइन करवाया गया। और इसी तरह और भी एक वीडियो चल रहा है जिसमें आतिशी के ने कुछ लोगों का आम आदमी पार्टी में स्वागत कर रही है। तो इस तरह से ये पॉलिटिकल विंडो है जो चुनाव आने के आसपास खुल जाता है, और फिर जब चुनाव आते हैं तब तक रहता है, उसके बाद कुछ समय तक शांत रहता है। ये उसी तरह है जैसे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में जो होता है कि जो ट्रांसफर विंडो खुलता है उसमें कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड से रियल मैड्रिड में जाता है, तो कोई म्यूनिक एफसी से मैनचेस्टर सिटी में जाता है। एक भारी भरकम उसकी कीमत होती है, कंपनी उसकी जो टीम होती है उसको भी देनी पड़ती है, और जो डिफरेंस होता है वो प्लेयर को मिलता है। तो इसी तरह इसमें किस तरह का लेन देन होता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई डील तो जरूर होती होगी। अब जो ये 8 आदमी आम आदमी पार्टी के एमएलए छोड़ गया, इसके पहले दो तीन और छोड़े थे, जिसमें से एक उनके मंत्री गहलोत भी हैं, काफी सीनियर मंत्री थे, और शायद अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद वो क्लेमेंट थे मुख्यमंत्री पद के लिए, और उन्होंने उनको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया तो उन्होंने छोड़ दिया आम आदमी पार्टी को और बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और अब बीजेपी के टिकट से दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो है ट्रांसफर। बाकी गहलोत के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वॉशिंग मशीन में आ गए हैं, उनके ऊपर भी कुछ ईडी वगैरह के छापे थे और छापे मारे गए थे, या कुछ ऐसी खबरें थी तो उसकी वजह से उनसे बचने के लिए वो बीजेपी में है। तो ये तो एक कारण हो सकता है, और जेन्युइन कारण है। और कोई भी आदमी अपने को अगर बचाव के लिए एक बार पाला बदलता है तो फिर वो अनैतिक जरूर होगा, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल है। खैर, तो ये जो 8 आदमी छोड़ के आए आम आदमी पार्टी को, तो इसके लिए जो मीडिया है तो उस पर लंबी चौड़ी बहस चल रही है, और यूट्यूबर्स भी बहुत बता रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आम आदमी, और वो ही उन्होंने आदमी ये ही नहीं कह रहे हैं कि वो केवल छोड़े बीजेपी, बल्कि उनको आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के एक्सपोज भी कर रहे हैं। ये लोग ये बात एक बात और कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब वो नहीं रही जो 2014 या उस 12 में जब बनी थी, और जो उसने पहला 2015 में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा था, वो पार्टी नहीं रही, वो अरविंद केजरीवाल नहीं रहे। तो क्या जो बीजेपी पार्टी आपने ज्वाइन की है वो उस बीजेपी उस समय के आम आदमी पार्टी के बराबर है जो आपने वो आम आदमी पार्टी छोड़ के और इस पार्टी में आ गए? तो सिद्धांतों की बात तो राजनीति में कुछ लोगों को छोड़ दे तो बाकी करना अ, बिल्कुल मतलब एक अतिशयोक्ति की बात ही होती होगी। कोई भी सिद्धांत के लिए नहीं आता है। वो उनको टिकट आंकड़ों को टिकट नहीं दिया गया था, उनको पहले से मालूम था टिकट नहीं दिया गया, लेकिन वो वेट करते रहे कि कब अ, टिकट मिले। अगर नहीं मिलेगा तो हम पार्टी छोड़ देंगे। और उसके बाद भी चुनाव जब पर्चे भर दिए गए और उसके बाद लगभग 5-6 दिन ही रह गए हैं वोटिंग के, तो उसके पहले वो उन्होंने पाला बदला। तो निश्चित रूप से उनको ये लग गया था, क्योंकि वो आम आदमी को फेस नहीं कर पा रहे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। उनकी अच्छी खासी कुटाई हो रही होगी, और वर्तमान जो कैंडिडेट है उसकी भी कुटाई हो रही होगी। तो उन्होंने सोचा कि अब उनके असेसमेंट में आम आदमी पार्टी हार रही होगी और बीजेपी सत्ता में आ रही होगी, तो उन्होंने अपने कंफर्ट जोन में आने के लिए वापस से बीजेपी का दामन थाम लिया। तो इसमें कोई कोई झटका नहीं है केजरीवाल को, और इससे इस उनके पाला बदलने से न दिल्ली के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा। या आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए, या आप कभी देख भी लीजिए। क्योंकि मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अमानुल्लाह खान, जो सबसे ज्यादा चर्चित आम आदमी पार्टी के
कैंडिडेट हैं, विजेता आप हैं, और वो करीब किसी एक चुनाव में 2015 या 2020 के चुनाव में 1 लाख से ऊपर वोटों से जीते थे। लेकिन उन्होंने उससे पहले जब मेरे ख्याल से अ, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से टिकट लड़ा, चुनाव लड़ा था उसी क्षेत्र से, और उनको मुश्किल से 5,000 वोट मिले थे। यानी उनका खुद का कुछ नहीं है। ये जो उनकी जीत हुई है, और जो वो एमएलए बने 2 बार या 3 बार, वो केवल इसलिए वजह बने क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई, उसने लोगों को एक तरह के सपने दिखाए, और एक चेंज इन पॉलिटिक्स के एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे। तो उसकी वजह से अमानतुल्लाह खान को इतने ज्यादा वोट मिले, और वो जीते। तो जो 2 चुनावों में जीत है बीजेपी आम आदमी पार्टी की, विशेषकर 2015 और 2020 में, जब उन्होंने लगभग स्वीप किया है, मतलब स्वीप ही किया है एक्चुअली, दूसरे पार्टियों को बिल्कुल बाहर कर दिया, जिसमें कांग्रेस तो शून्य पे और बीजेपी कुछ 4 और 8 सीटें कुछ लेके जीत पाई थी। तो इसका कारण एक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल था। लोगों ने अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट दिए क्योंकि उनको उससे परिवर्तन की बहुत ज्यादा आशा थी पहले चुनाव में, और दूसरे चुनाव में उनको मालूम था कि अगर अरविंद केजरीवाल रहे तो हमको सब्सिडीज मिलती रहेंगी। तो ये, अगर इस बार हारते हैं, आम आदमी पार्टी हारती है, तो वो हारेगी केवल और केवल अ, अरविंद केजरीवाल की वजह से, या उसके जो आसपास के जो जो उसका गुट है, जिसमें मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री जो मार्लेना है, आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज बने, और सत्येंद्र जैन, संजय सिंह आदि, इनकी वजह से हारेगी। कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट की वजह से आम आदमी नहीं हारेगी, क्योंकि वो इंडिविजुअल कैंडिडेट इनके नाम से ही जीते थे। तो ये तो केवल अपना राजनीतिक भविष्य ढूंढने के लिए इसमें आते हैं। तो इस चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि कितना ही बढ़ चढ़ कर बीजेपी परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करे, जनता सब जानती है। जनता ये मूर्ख नहीं है कि उस आदमी के, हाँ, उसके 150 वोट जो उसके होंगे, वो जरूर, वो उतना टू दैट एक्सटेंड इसका फर्क पड़ सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि वो आदमी पहले भी एक अननोन रहा होगा, उसने आम आदमी नाम पार्टी ज्वाइन करके ही अपना नाम एमएलए बना होगा, तो उस हारेगा भी इसीलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी हार रही है, और उसी हार के डर से और जूते खाने के डर से उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अब बात करते हैं मीडिया की। हाँ, एक बात और बताऊं, मैंने भी कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर को, बहुत ही प्रसिद्ध यूट्यूबर है, उसको सुन रहा था, और वो आपस में दो, आजकल एक और ट्रेंड चला है कि दो यूट्यूबर्स अगर सेम पक्ष के हैं, यानी सेम पक्ष के, मतलब यदि वो बीजेपी के समर्थक हैं, तो वो अपने में एक आपस में बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। उसमें तो यूट्यूबर कह रहा था कि यार राहुल गांधी बहुत दिनों से मैदान में नहीं आए, उनके हमको बहुत ज्यादा मतलब आएंगे तो हमको कंटेंट मिलेगा। मतलब वो इस बात की एक्चुअल में वो समझ नहीं है कि वो जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी आएगा तो उसके चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। वो अपने कंटेंट कंटेंट की उनको चुनता है कि वो आएगा तो हमको कंटेंट मिलेगा, हम दो और ज्यादा वीडियो बना पाएंगे, और उस हमारी कमाई उससे दो और ज्यादा हो जाएगी। हालांकि इतने डिटेल में उसने निकाला, लेकिन अंत में मतलब उसका यही था कि हमारी व्यूअरशिप बढ़ेगी, और व्यूअरशिप से डेफिनेटली कमाई का असर होगा। तो मीडिया इन सबको कंटेंट मानता है। मीडिया को कोई मतलब नहीं है देश से, हालांकि कहते हैं कि चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया को मतलब नहीं है इसका। मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने करोड़ों करोड़ों रुपए विभिन्न मीडिया ग्रोथ हाउसेस को दिए। किसी भी मीडिया हाउस ने, जैसे मान लो, अब मैं पराली की बात करता हूँ, पराली पे शायद 8-9 करोड़ या 27-28 करोड़, जो भी फिगर है, करोड़ों का फिगर है, जो कि जिसके की एडवर्टाइजमेंट में अरविंद केजरीवाल ने स्पेंड किए थे मीडिया पे बताने के लिए कि वो कोई केमिकल आएगा। वो केमिकल पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डेवलप किया है, जो दिल्ली में है। वो उस केमिकल से वो उस पर अगर छिड़क दिया जाए तो खाद में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जलानी भी नहीं पड़ेगी और खाद के पैसे भी बचेंगे। इस पे उसने करोड़ों रुपए खर्च किया था। और अंत में मीडिया ने इस एक्सपोज किया कि करोड़ों रुपया तो करोड़ों खर्च किया था, लेकिन एक्चुअल में वो 70 लाख की खर्ची खरीदी की गई थी। तो यदि किसी मीडिया में इतना राष्ट्र के प्रति या जनता के प्रति या एनवायरमेंट के प्रति इतना प्रेम होता, तो वो कह देता कि नहीं, आप हमको ये पैसे मत दीजिए, इस पैसे का इस्तेमाल आप इस्तेमाल कीजिए, उस केमिकल को पंजाब में भिजवाइए, हरियाणा में भिजवाइए, ताकि वहां से आप, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सके, और प्रदूषण से दिल्ली बच सके। लेकिन ऐसा किसी को चिंता नहीं थी, सबको कंटेंट मिल रहा था। ये भी कंटेंट था कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए, और उसमें से एक्चुअली में 70 लाख फिगर था कि 27 लाख फिगर था, वो मुझे पता नहीं, लेकिन 8 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पे पराली के जो उस केमिकल पे खर्च किया गया। किसी मीडिया वाले को ये चिंता नहीं थी। उसकी चिंता
पर्यावरण नहीं थी, उसकी चिंताएं थी कि उसको कंटेंट मिल रहा है कि नहीं और उसको पैसा मिल रहा है कि नहीं। तो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इसमें मैं मानता हूं कि कुछ एक्सटेंट तक टाइम्स नाउ और अरविंद गोस्वामी का जो है, अरविंद गोस्वामी पहले टाइम्स नाउ में ही थे, और जो उनका चैनल है उसको मैं कुछ हद तक मानता हूं कि वो जरूर राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हालांकि कुछ और पत्रकार भी करते हैं, लेकिन उनके तो दो चैनल है। क्योंकि मुझे याद है एक बार एक बहस हो रही थी जब टाइम्स नाउ में थे अर्णब गोस्वामी, और उन्होंने किस्सा सुनाया था कि उनका एक प्रोग्राम चल रहा था, जो उनका रात का नेशन वांट्स टू नो करके कोई प्रोग्राम आता है, 9 बजे का प्राइम टाइम आता था उस समय, और जिसको वो एंकर किया करते थे। उसमें उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर जो उत्सव मनाया जाता था, सैफी महोत्सव, उसको वो क्रिटिसाइज कर रहे थे और उस पर डिस्कशन चल रहा था। तो बोलते हैं कि उस दौरान मुझे मेरे मार्केटिंग मैनेजर का फोन आया कि मुझे सपा से फोन आया है कि वो 15 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर 15 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट देने के लिए तैयार है। और एग्जैक्टली ये फिगर, इसको आप चेक मत जाइएगा, लेकिन ये फिगर वो बताया, अर्णव अर्णव गोस्वामी ने बताया था कि इस रेट पर तो आईपीएल में स्पॉट एडवर्टाइजमेंट की रेट होती है, जब आईपीएल का कोई बढ़िया मैच हो रहा था, एकदम क्रिटिकल स्टेज पे होता है, तो उस पे में जो रेट होती है एडवर्टाइजमेंट की, वो उसको रहने के लिए तैयार थे। तो अर्णव गोस्वामी ने मना कर दिया कि बोले, अगर ये एक्सेप्ट किया इस समय तो मैं रिजाइन कर दूं। और अंत में फाइनली टाइम्स नाउ ने वो जरूर उस वहां से अर्णव गोस्वामी को वहां से रिजाइन करना पड़ा। वो हालांकि जो जैन उसके मालिक है टाइम्स ग्रुप के, उनको ये नहीं था, उनके उनको उनको समर्थन नहीं था, पर उनके भी जब दोस्त, जब अर्णव गोस्वामी ने फिल्मों के बारे में, फिल्म एक्ट्रेस के बारे में जो उनके दोस्त थे उनको एक्सपोज करना शुरू किया, तो फिर अर्णव गोस्वामी को ग्रुप छोड़ना पड़ा। अर्णब गोस्वामी को वो टाइम्स ग्रुप छोड़ना पड़ा, और उन्होंने बाद में शायद बीजेपी सांसद और पूर्व कम्युनिकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर के साथ में रिपब्लिक टीवी बनाया। और फिर उनको फिर दिक्कत हो गई जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, तो उन पर कुछ आरोप लगा के और उन्हें गिरफ्तार कर किया गया उस समय की उद्धव ठाकरे सरकार ने। तो भी किसी पत्रकार ने उनका समर्थन नहीं किया। टाइम्स नाउ जो उनका पिछला ग्रुप था, उसमें जो जो चीफ एडिटर इन चीफ है, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, उन्होंने तो ये कहा कि एक टीवी चैनल के प्रमोटर डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने अर्णब गोस्वामी को पत्रकार मानने से भी मना कर दिया। तो ये तो इनकी स्थिति रहती है। और हम जो जनता है वो भी केवल एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। जो टीवी पे बहस होती है उसमें एंटरटेनमेंट ही होता है। अभी आप हाँ, तो उस समय किसी पत्रकार ने समर्थन नहीं किया था अर्णब गोस्वामी का, जब उनको जेल में भेजा गया था गिरफ्तार करके। 11-15 दिन के लिए वो जेल में रहे थे। उस समय केवल एक पत्रकार ऐसी थी, रूबिका लियाकत, जो कि मेरी फेवरेट हिंदी पत्रकार है, उन्होंने इसका विरोध किया था। बाकी किसी भी पत्रकार ने, किसी का भी नाम ले लीजिए, अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया था। और यहाँ तक कि टाइम्स नाउ के तो जो एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने उसको पत्रकार मानने से इनकार नहीं किया था। उन्होंने उसको एक प्रमोटर डायरेक्टर या ओनर की तरह संबोधित किया था। तो ये तो इस इन सबकी हालत है। अब मैं बताता हूँ कि जब, हाँ, इतना जरूर है कि टाइम्स नाउ में जो अर्णब गोस्वामी ने एक परंपरा छोड़ी थी, वो परंपरा टाइम्स नाउ ने जरूर रखी है। ये जो बातचीत थी, जो टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ ने कहा था, वो केवल व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के लिए जरूर का होगा। और टाइम्स नाउ ने ही केजरीवाल के जो शीश महल को एक्सपोज किया और डिटेल में एक्सपोज किया। तो ये कुछ एक दो चैनल हैं जो रियल में वास्तव में पत्रकारिता करते हैं। बाकी सब तो अब आप सोच ही सकते हैं कि कैसे होंगे। कोई उनको पिद्दी मीडिया कहता है, कोई उसको गोदी मीडिया कहता है। तो इस तरफ झुके हुए हैं, उस तरफ झुके हैं। मूल मूल उद्देश्य वो उनका बिजनेस है, और वो केवल पैसा कमाने के लिए मार्केट में है, जिनसे उनकी रोजी रोटी चल सके। और हम उनकी भावनाओं में बह सकते हैं, और ऐसा ही पॉलिटिशियंस के साथ है, वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये सब पॉलिटिक्स में है देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए। बाकी सब तो पॉलिटिक्स उनका व्यवसाय है, और मौका देख के वो अपना भविष्य देखते हैं। और अभी आप देख लीजिए, जैसा कि महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में दोनों जो पिटे हुए मोहरे हैं,
शरद पवार और उद्धव ठाकरे, जिनकी मैं अलग अलग उसमें बात कर चुका हूँ, वो भी यही कर रहे हैं। वो भी अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। और उनके जो 13 और 12-13 शिवसेना के सांसद हैं, और जो 8 या 9 एनसीपी शरद पवार के सांसद हैं, वो भी अपना भविष्य देख रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका सेठ, सेठ ही कहूंगा, शरद पवार और उद्धव साहब ने किस करवट बैठता है तो उधर जाए। और फिर अगर वो खड़ा ही रहता है, बैठता नहीं है, यानी पाला नहीं बदलता है, तो वो फिर अपना इंडिविजुअली पाला बदल लेंगे, क्योंकि वो उनको अपना भविष्य देखना है। उनको किसी ने किस तरह, उनको भी सत्ता में, सत्ता है, सत्ताधारियों के नजदीक रहना है। अपोजिशन में कितनी देर तक रहेंगे। तो ये मेरे थोड़े क्रिटिकल विचार थे पॉलिटिक्स और पत्रकारिता के बारे में। किसी को बुरा लगे हो तो मुझे इसके लिए क्षमा करें। लेकिन कहीं ना कहीं तो सत्यता के सत्यता के करीब करीब कुछ ऐसा ही होता। प्रैक्टिकल बात है, सत्य भी नहीं, प्रैक्टिकल बात है ये। और प्रैक्टिकल बात कहना प्रैक्टिकल आदमी का ही काम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आपके क्या विचार है, जरूर लिखिएगा। और फिर किसी टॉपिक पे बात करेंगे अगले एडिशन में।